हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.6 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है संलग्न आकृति देखकर लिखिए। संलग्न का मतलब होता है इसके साथ में जो लगी हुई आकृति है, मतलब ये वाली जो आकृति है इसको देखकर हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बतानी है। देखो पहली चीज़ तो हमें ये दिया है कि वृत्त का केंद्र। अब हमें पहले तो वृत्त पता होना चाहिए, उसके बाद केंद्र पता होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि वृत्त का केंद्र होता क्या है। अब देखो वृत्त का मतलब ये होता है कोई भी गोल गोल आकृति, जैसे आपने चूड़ी देखी होगी या आपके हाथ में कोई कड़ा होगा तो वो आपने देखा होगा, या कोई टायर हो सकता है, साइकिल का टायर हो सकता है, गाड़ी का टायर हो सकता है, मतलब जो इस प्रकार से गोल होता है उसको हम क्या कहते हैं, वृत्त। पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए। उसके बाद उसका केंद्र का मतलब होता है बीच वाला बिंदु। मतलब बीच वाला बिंदु, जैसे यहाँ पे ये आपको वृत्त दिख रहा होगा, इसका बीच वाला बिंदु ये वाला है, ठीक है। तो बीच वाले बिंदु का मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ऐसी लाइन डाल दूँ तो ये समान होनी चाहिए। मतलब ये जैसे 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 सेंटीमीटर होगी, यहाँ से यहाँ तक भी 5 सेंटीमीटर होगी, यहाँ से यहाँ तक भी 5 सेंटीमीटर होगी। मतलब हर पॉइंट से, हर बिंदु से ये 5-5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, केंद्र बोला जाता है। तो यहाँ पे पहली चीज़ हमें ये दी है कि वृत्त का केंद्र। तो वृत्त का केंद्र आपको दिख रहा होगा, बिंदु ओ है तो यहाँ पे लिख देंगे जो बिंदु ओ है वो इसका केंद्र है, तो बिंदु ओ यहाँ पे लिख देंगे। पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आई होगी। अब देखो कोई भी वृत्त हम कैसे बना सकते हैं, जैसे आपने आपके प्रकार बॉक्स में एक क्या होगा, एक प्रकार होगा इस प्रकार से, ऐसी आकृति का। इसके एक तरफ नुकीला होता है और दूसरी तरफ ऐसे पेंसिल लगाने का होता है। तो आप एक काम करना, यहाँ पे पेंसिल लगाना और ये जो नुकीला बिंदु है ना ये ऐसे बीच में रख देना, कहीं पे भी बीच में रख देना। फिर इस पेंसिल को थोड़ा आगे करके ऐसे चारों तरफ इसके घुमाना, तो ये वाली जो आकृति बनेगी इसी को हम वृत्त कहते हैं। और ये वाला बिंदु जहाँ पे हमने ये नुकीला बिंदु यहाँ पे रखा है ना, इसी को कहते हैं इस वृत्त का केंद्र। और यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रत्येक दूरी आप नापना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, प्रत्येक दूरी जो भी आप नापेंगे वो हमेशा ही क्या आएगी, समान आएगी। जैसे अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 5, 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 ठीक है। तो समान आएगी, इसीलिए इसको बोला जाता है जैसे वृत्त के केंद्र। और ये बाहर जो ये आपको चारों तरफ दिख रहा है इसको बोलते हैं परिधि। पहले मैं इसको भी बता देता हूँ, इसको परिधि का मतलब ये आपको सारा ये वाला दिख रहा है, जो ये वाला जो सारा भाग आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे परिधि, ठीक है। ये जो पेंसिल से आपने ये वाला बनाया है इसको क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। देखो दो चीज़ें आपको समझ में आई, एक तो वृत्त का केंद्र और दूसरा परिधि। अब देखो वृत्त के केंद्र और परिधि के किसी भी बिंदु, परिधि का कोई भी बिंदु, क्योंकि ये जो परिधि है ये भी बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होगी। अब इसका एक बिंदु ये वाला भी होगा, तो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु जब इनको आपस में मिलाते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दूरी बनती है, ये जो भुजा बनती है, इसको कहते हैं त्रिज्या, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगी, हमारी त्रिज्या हो जाएगी। वैसे ही यहाँ से लेकर देखो ये भी परिधि का एक बिंदु है तो ये भी हो जाएगी इसकी त्रिज्या, ये भी हो जाएगी इसकी त्रिज्या, ये भी हो जाएगी इसकी त्रिज्या। तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारी त्रिज्या हो जाएंगी। तो अभी तीन चीज़ें हमने समझी, एक तो वृत्त का केंद्र, एक वृत्त की परिधि जो इसके चारों ओर ये होती है, और एक वृत्त की त्रिज्या जो कि प्रत्येक परिधि और केंद्र बिंदु को मिलाने वाले दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर होती है, जो कि आपको दिख रहा होगा। तीन चीज़ें अभी हमें समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहली चीज़ तो हमने निकाल दी, वृत्त का केंद्र हमने निकाल दिया। दूसरा दिया है तीन त्रिज्याएं हमें निकालना है। तो त्रिज्या अभी मैंने आपको बोला है ना, त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का केंद्र और परिधि का कोई बिंदु, इसको मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो आपको दिख रहा होगा एक त्रिज्या तो मुझे ये वाली दिख रही है, मतलब पहली त्रिज्या है OC, ठीक है। दूसरी त्रिज्या मुझे ये वाली दिख रही है, केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा, तो यहाँ पे अगला हो जाएगा OA, ठीक है। और तीसरी त्रिज्या मुझे ये वाली दिख रही है, तो यहाँ पे अगले हो जाएगी OB। तो तीन त्रिज्याएं इसमें लिखनी थी तो तीन त्रिज्याएं हमने दे दी, ठीक है। अब उसके बाद दिया है इसमें एक व्यास, तो व्यास के बारे में भी आपको पता होना चाहिए ना। अब देखो अभी हमने त्रिज्याओं के बारे में पढ़ा है, तो जैसे ये वाली एक त्रिज्या है, ये वाली एक त्रिज्या है, ये वाली एक त्रिज्या है, मतलब केंद्र से मिलाने वाली, केंद्र और परिधि को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम त्रिज्या कहेंगे। अब देखो व्यास क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ। व्यास का मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ से पूरा एक लाइन ऐसे डाल दूँ, देखो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली है। पहला बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा
रेखा अगर केंद्र बिंदु से जाती है, देखो केंद्र बिंदु ये वाला है, अगर ये रेखा ये केंद्र बिंदु से जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। पर अगर मैं कोई भी मतलब जो परिधि है उसका कोई भी दो बिंदु मिला दूँ, जैसे पहला बिंदु ये वाला है, दूसरा बिंदु ये वाला है, अगर इन दोनों को मैं मिलाता हूँ तो इसको हम व्यास नहीं बोलेंगे, बल्कि उसको हम क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ। देखो जीवा क्या होती है, जीवा परिधि के कोई भी दो बिंदु, जैसे मैंने अभी आपको बोला ना कि ये जो परिधि है बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी है, तो इसमें से कोई से भी दो बिंदु ले सकते हैं। पहला बिंदु जैसे मैंने ये वाला ले लिया, दूसरा ये वाला ले लिया, अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दो तो परिधि के कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने पर हमें क्या मिलती है, जीवा मिलती है। वैसे ही इन दोनों बिंदुओं को भी मिलाएंगे तो ये भी इसकी ई और डी ये इसकी जीवा होगी। वैसे ही अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगी, इसकी एक जीवा हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही इसमें देखो आपको पहला बिंदु ये वाला दिख रहा है, दूसरा बिंदु ये वाला दिख रहा है। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला रहे हैं, पर आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये जो मिलाने पर जो ये जो रेखा जा रही है ये केंद्र बिंदु से जा रही है। अगर केंद्र बिंदु से होकर जाती है तो उसको हम व्यास कहते हैं। देखो व्यास एक प्रकार की जीवा ही है। ठीक है, व्यास को हो जीवा को हो एक ही बात है, पर किसी भी जो वृत्त होता है उसकी सबसे बड़ी जीवा होती है। जो व्यास होती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जीवा क्या होती है, जीवा का मतलब ये होता है कि परिधि के कोई भी दो बिंदुओं को जब हम आपस में मिलाते हैं उसको हम जीवा कहते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया कि कोई दो बिंदुओं को मिलाओ वो जीवा कहलाएगी। ठीक है, तो व्यास अभी आपको पता लगा ना, व्यास कौन सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये वाली रेखा, तो व्यास हो जाएगा हमारा AC। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो व्यास होगा वो हो जाएगा AC। ठीक है, उसके बाद दिया है एक जीवा। तो जीवा मैंने आपको बोला ना अभी कि कोई भी दो बिंदु, परिधि के कोई भी दो बिंदुओं को आपस में मिलाओ तो उससे जो रेखा बनेगी वो जीवा हो जाएगी। तो यहाँ पे ED एक जीवा हो गई। वैसे ही मैं AC भी ले सकता हूँ, जो AC है वो भी एक जीवा ही है। तो इसको ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक ही दिया है तो एक हमने ले लिया। ठीक है, अब आगे दिया है अभ्यंतर में दो बिंदु। तो अभ्यंतर का मतलब मैंने बोला ना अंदर की ओर। तो देखो ये जो वृत्त है इसके अंदर की ओर कौन कौन से बिंदु हैं, एक तो ये वाला बिंदु आपको दिख रहा होगा, एक तो ये वाला बिंदु दिख रहा होगा। तो दो बिंदु लिखने हैं, तो एक तो हो जाएगा हमारा बिंदु O और एक हो जाएगा P। ठीक है, आगे दिया है बहिर्भाग में एक बिंदु। तो ये जो वृत्त है इसके बाहर कौन सा बिंदु है, बिंदु Q है, तो यहाँ पे लिख देंगे बिंदु Q। ठीक है, अगला दिया है एक त्रिज्यखंड। अब देखो त्रिज्यखंड क्या होता है इसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो नाम ही से पता लग रहा है, त्रिज्या का मतलब होगा त्रिज्या का एक खंड होना चाहिए। तो त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि के एक बिंदु को मिलाने वाली रेखा। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एक रेखा ऐसे डाल दी, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं इसको भी डालता हूँ तो ये भी क्या बनेगा, एक त्रिज्यखंड बनेगा। त्रिज्यखंड नहीं सॉरी त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। अब देखो इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में क्या बन रहा है, इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया बन रहा है, ये वाला भाग बन रहा है। तो ये वाला जो भाग जो दोनों त्रिज्याओं से मिलकर बना है इसी को कहते हैं त्रिज्या का एक भाग या त्रिज्या का एक खंड। तो ये हो जाएगा हमारा त्रिज्यखंड कौन सा है, ये AOB। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ AOB, तो ये हो जाएगा इसका त्रिज्यखंड। ठीक है, अगला दिया है वृत्तखंड। अब देखो वृत्तखंड का मतलब ये होता है जो वृत्त से मिलकर बना है। तो वृत्त कौन सा है, ये पूरा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दिख रहा होगा ये वृत्त है। अब देखो अगर त्रिज्याओं से मिलकर बना है तो उसको हम त्रिज्यखंड कहेंगे। और अगर कोई भी मतलब कोई भी यहाँ से लेकर, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ये वाला था, एक पॉइंट ये वाला था, तो इन दोनों पॉइंटों को हमने मिला दिया तो इससे जो भी बनेगा, ये भी जो भी आकृति आपको यहाँ पे दिख रही है, ये वाला जो छोटा एरिया है ये इसका क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। क्योंकि वृत्त का एक छोटा सा टुकड़ा है ना, इसीलिए वृत्तखंड हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों में आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है। कन्फ्यूज़न क्या नहीं होना है, यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो अगर त्रिज्याओं से मिलकर बना है, त्रिज्या कौन सी होती है, केंद्र से मतलब केंद्र बिंदु से परिधि के एक बिंदु पर मिलने वाली जो रेखा होती है उसको त्रिज्या कहते हैं। जैसे ये वाली त्रिज्या होगी, ये वाली त्रिज्या होगी। अब इन दोनों त्रिज्याओं से जो भी ये भाग बनेगा इसको कहते हैं त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड क्यों, क्योंकि त्रिज्याओं से मिलकर बना है। अब ये वाला आपको भाग दिख रहा है ये तो त्रिज्याओं से मिलकर नहीं बना है ना, ये किससे मिलकर बना है, ये जीवा से मिलकर बना है। और कहाँ पे बन रहा है, ये वृत्त पे बन रहा है, वृत्त का एक छोटा सा टुकड़ा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, वृत्तखंड कहेंगे। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ई और इसको O नाम दे दो, O नहीं M नाम दे दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा EMDE। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ EMDE।
ई, ये हमारा क्या हो जाएगा, वृत्तखंड हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपको त्रिज्यीय खंड के बारे में पता लगा होगा और वृत्तखंड के बारे में पता लगा होगा। तो देखो ये भी दो प्रकार के होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही हो, ये वाला ले सकते हैं। देखो ज़रूरी नहीं है कि केवल ये छोटा वाला भाग हम लें, ये बड़ा वाला भाग भी ले सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा वाला भाग भी तो ये वृत्त का एक टुकड़ा होगा ना। तो एक होता है इसमें दीर्घ वृत्त और एक होता है इसमें लघु वृत्त। तो यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि दीर्घ वृत्तखंड और एक होगा लघु वृत्तखंड। तो जैसे आपको लघु का मतलब होता है छोटा, तो ये छोटा वाला दिख रहा है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यीय खंड। वैसे ये भी आपको छोटा वाला दिख रहा होगा, इसको क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। और बड़ा वाला वृत्तखंड कौन सा होगा, बड़ा वाला वृत्तखंड ये पूरा ये वाला इतना सा। ठीक है, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब देखो इस ये वाला जो वृत्त आपको दिख रहा होगा, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पता लगी। सबसे पहले वृत्त का केंद्र हमें पता लगा, उसके बाद त्रिज्याएं, उसके बाद व्यास क्या होता है। देखो व्यास एक जीवा ही होती है। जीवा क्या होती है, जीवा जब किसी भी परिधि, मतलब जो परिधि है इसके कोई भी दो बिंदुओं को जब आपस में मिलाते हैं तो जो लाइन बनती है उसको हम जीवा कहते हैं। वैसे ही एक वृत्त है, इसकी पहली परिधि की पहला बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तो इन दोनों को आपस में मिला दो तो ये वाली भी इसकी जीवा ही होगी। पर क्योंकि ये केंद्र से जा रही है इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नया नाम दे दिया, व्यास का नाम दे दिया। तो व्यास क्या होता है, जीवा ही होती है और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, फिर जीवा के बारे में पता लगा। फिर त्रिज्यीय खंड के बारे में क्या पता लगा, जब तो दो त्रिज्याओं से मिलकर एक टुकड़ा बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्यीय खंड। और जब जो जीवा है, जीवा से मिलकर एक टुकड़ा बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें पता लगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होती है। देखो ये चीज़ तो अभी मैंने आपको बोली ना, कि जैसे कोई वृत्त मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, अब इसका केंद्र बिंदु तो ये वाला हो जाएगा। अब क्योंकि इसका पहले मुझे क्या बनाना है, जीवा बनानी है, तो जीवा में कोई से भी परिधि के कोई से भी दो बिंदुओं को मिलाकर अगर मैं इन दोनों रेखाओं को आपस में मिलाता हूँ तो इससे एक जीवा बन गई। वैसे एक बिंदु मैंने ये वाला ले लिया, दूसरा बिंदु ये वाला ले लिया, तो इन दोनों को भी मिला दिया। अब ये मान लीजिए सी टी है, तो आपको दिख रहा होगा ये जो केंद्र से जाती है उसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। अब क्योंकि व्यास कहते हैं इसको और ये भी एक जीवा ही है, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, ये जो परिधि है इसके दो बिंदु आपस में मिल रहे हैं तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। तो ये दिया है कि क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ होती है, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बताया है। आगे दिया है क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसकी एक व्यास होती है। देखो प्रत्येक जीवा की बात हो रही है, तो प्रत्येक जीवा तो नहीं होती है, जैसे ये वाली हमने जीवा डाली तो यहाँ पे ये तो इसका व्यास नहीं है क्योंकि केंद्र से होकर नहीं जा रहा है। वैसे ये भी एक व्यास, मतलब ये भी एक जीवा है जो कि व्यास नहीं है। वैसे यहाँ पे डालें तो ये भी एक जीवा है जो कि व्यास नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं। केवल कब होगी, कौन सी जीवा केवल व्यास होगी, जो केंद्र से होकर जाएगी। अब वो ऐसे भी हो सकती है, मतलब इसको थोड़ा मैंने अलग बना दिया, वो मतलब यहाँ से भी जा सकती है, तो ये भी एक व्यास है क्योंकि केंद्र से जा रही है। ये भी एक व्यास है क्योंकि ये भी केंद्र से जा रहा है। ये भी एक व्यास है क्योंकि ये भी केंद्र से होकर जा रहा है। तो अगर केंद्र से होकर जाएगी तभी वो व्यास होगा, अन्यथा केवल जीवा होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। तो सबसे पहले कोई वृत्त हमें खींचना है तो आप प्रकार की सहायता से बनाएंगे। जैसे मैंने बोला था ना कि प्रकार की जो नुकीली वाली नोक है वो बीच में होगी, फिर पेंसिल को इसके चारों तरफ घुमाना तो जो आकृति बनेगी वो हमारी वृत्त की हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो बीच वाला बिंदु होगा इसको हम कहते हैं केंद्र। ठीक है, इसका नाम ओ दे दो। तो इसमें दिया है पहले इसका केंद्र हमें लिखना है, तो केंद्र हमने दे दिया, ये वाला है। आगे दिया है एक त्रिज्य खंड बनाना है, तो इसको मैं अलग से यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, कोई वृत्त मैंने बना दिया। अब इसमें हमें त्रिज्य खंड बनाना है, तो ये हो जाएगा इसका केंद्र। अब त्रिज्या ये होती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब केंद्र बिंदु से और परिधि का एक बिंदु जब आपस में मिलाते हैं तो एक त्रिज्या बनती है। वैसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक दो त्रिज्याएँ हमने बना दी। अब इसमें क्या होता है, इसका जो टुकड़ा होगा, जैसे ये वाला टुकड़ा इससे बन रहा है, दो त्रिज्याओं से जो भी टुकड़ा बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम त्रिज्य खंड कहेंगे। देखो यहाँ पे वृत्त खंड हमें दिया है, तो ये मैंने गलत बना दिया, मैंने त्रिज्य खंड बना दिया, मुझे वृत्त खंड बनाना था। तो वृत्त खंड के लिए एक जीवा हम लेते हैं। तो जीवा का मतलब जो परिधि है उसके कोई भी दो बिंदुओं को आपस में मिला दो। तो इस प्रकार से हम मिला देते हैं, तो इससे जो भी आकृति बनती है, जैसे ये वाली आकृति आपको दिख रहा होगा, वृत्त का एक छोटा सा टुकड़ा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, वृत्त खंड कहेंगे। तो ये हमारा ए पार्ट का आंसर हो गया।
ये हमारा बी पार्ट का आंसर हो गया। इसका नाम दे सकते हैं एम, यहाँ पे दे सकते हैं एन और यहाँ पे दे सकते हैं एल। तो ये वाला हमारा वृत्तखंड हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट भी हो गया। अब जो तीसरा पार्ट है उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें हमें एक त्रिज्या भी बनानी है। तो ठीक है, एक वृत्त बना दो ऐसे, और इसका केंद्र बिंदु ये वाला हो जाएगा। अब केंद्र बिंदु और परिधि का एक बिंदु, इसको मिलाने वाली जो रेखा है वो हमारी त्रिज्याखंड हो जाएगी। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। त्रिज्याखंड नहीं, सॉरी, त्रिज्या हो जाएगी। तो ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी। आप कहीं पे भी दे सकते हैं, देखो यहाँ से लेकर इसको मिलाओ तो ये भी एक त्रिज्या हो जाएगी। तो सी पार्ट हो गया। अब लास्ट पार्ट इसमें दिया है कि उसके अभ्यंतर एक बिंदु, मतलब कोई वृत्त हमें बनाना है, उसके अंदर कोई सा भी एक बिंदु बनाना है। तो वृत्त मैंने बना दिया, अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर की ओर। तो ये डी पार्ट का आंसर हो गया। अंदर की ओर यहाँ पे मैं बना सकता हूँ, मान लीजिए ए है, तो ये वृत्त के अंदर एक बिंदु हो गया। अब देखो बहिर्भाग अगर दिया होता तो बाहर की ओर कौन सा बनेगा, यहाँ पे मैं पी बना देता हूँ, तो ये बहिर्भाग का हो गया। ठीक है, तो अभ्यंतर दिया है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी इसमें देखो और कौन कौन से पार्ट दिए हैं उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो इसमें अगला पार्ट दिया है एक व्यास। तो व्यास मैंने बोला ना कि सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास होती है जो कि केंद्र से होकर जाता है। तो जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे केंद्र हो गया, ये ई पार्ट है हमारा। ठीक है, अब देखो ये जो व्यास है, मतलब ये केंद्र से होकर जाना चाहिए जो जीवा है। तो जीवा का मतलब जो परिधि है उसके दो बिंदुओं को, पहला बिंदु मैंने ए और दूसरा बिंदु बी, इन दोनों को मिला दिया जो कि केंद्र से होकर मिल जाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो व्यास हो जाएगा हमारा कौन सा, ए बी। ए बी हमारा व्यास हो जाएगा। आप यहाँ से भी डाल सकते हैं, यहाँ से भी डाल सकते हैं, कहीं से भी डाल सकते हैं। तो ई पार्ट हो गया। अब अगला पार्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो अगले पार्ट के लिए पहले मुझे एक वृत्त बनाना होगा इस प्रकार से। इसमें दिया है कि उसके बहिर्भाग में एक बिंदु। तो वृत्त हमने ये वाला बना दिया, बहिर्भाग का मतलब बाहर की ओर। तो कोई सा भी बिंदु मैं यहाँ पे मान लीजिए क्यू ले लेता हूँ, तो ये इसके बाहर की ओर हो गया। ठीक है, अगला दिया है एक त्रिज्याखंड। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पार्ट है, जी पार्ट है। तो त्रिज्याखंड मतलब त्रिज्याओं से मिलकर जो बना होता है उसको कहते हैं त्रिज्याखंड। तो पहले तो एक वृत्त बनाएंगे, फिर वृत्त का एक केंद्र बनाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा केंद्र। अब यहाँ से दो त्रिज्याएं हम ले लेते हैं, पहली त्रिज्या ये वाली, दूसरी त्रिज्या ये वाली। अब देखो इससे जो भी ये वाला टुकड़ा बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड कहेंगे। क्यों, क्योंकि त्रिज्याओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा त्रिज्याखंड। तो यहाँ पे नाम दे दो इसका त्रिज्याखंड। तो देखो ये वाला पार्ट भी हो गया। और लास्ट पार्ट इसमें दिया है एक चाप। अब देखो चाप के बारे में अभी मैंने आपको नहीं बताया, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो आप क्या करेंगे, जैसे आपने कोई वृत्त बना दिया ना इस प्रकार से, तो आप क्या करेंगे, प्रकार लेंगे, प्रकार का नुकीली नोक तो यहाँ पे हो गई, उसके चारों ओर वृत्त बनाएंगे। अब चाप का मतलब ये होता है कि एक छोटा सा टुकड़ा, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे इसको अगर मैं केवल लेता हूँ, जैसे इसका ए बी नाम दे दूँ, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो चाप ऐसे लिखते हैं ए बी, और ऊपर ऐसे गोल कर देना। तो गोल करने का मतलब ये एक चाप है। अगर मैं ए बी लिखता हूँ केवल ऐसे लिखता हूँ कि इसका मतलब ये एक क्या है, त्रिज्याखंड, ये रेखाखंड है, सॉरी, ये एक रेखाखंड है क्योंकि रेखा की आकृति बनाई, और ये क्योंकि एक उसका भाग हो गया तो रेखाखंड। अगर मैं ऐसे बनाता हूँ तो ये क्या होगी, एक किरण होगी, और ऐसे बनाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक रेखा हो जाएगी। वैसे अगर मैं ऐसे गोल बनाता हूँ तो इसका मतलब ये हो जाएगा एक चाप। ठीक है, चाप का मतलब कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा हमें ऐसे काटना है। वैसे ये वाला टुकड़ा भी काट सकते हैं, ये वाला टुकड़ा भी काट सकते हैं, ये वाला टुकड़ा भी काट सकते हैं। तो अगर मैं गोल आकृति में कोई टुकड़ा काटता हूँ ना, इस गोल आकृति का पूरा एक छोटा सा टुकड़ा काटते हैं तो उसको हम चाप बोलते हैं। जैसे कोई रेखा है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा काटते हैं, उसको रेखाखंड बोलते हैं। वैसे इसको क्या बोलते हैं, हम चाप बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये वाला छोटा सा हमने चाप काट दिया ए बी। ठीक, तो देखो ये वाला पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है सत्य या असत्य बताइए। पहला पार्ट इसमें दिया है वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेदित करेंगे। तो देखो अगर मैं कोई वृत्त बनाता हूँ ऐसे, व्यास तो आपको पता है ना, जो केंद्र से होकर जाता है। तो पहला व्यास मैंने ये वाला ले लिया और दूसरा व्यास मैंने ये वाला ले लिया। अब आपको दिख रहा होगा दोनों व्यास देखो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं ना। तो इसमें दिया है कि अवश्य ही प्रतिच्छेदित करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि केंद्र से होकर दोनों को जाना है। अब तीसरा अगर मैं ये वाला व्यास भी लेता हूँ तो ये भी केंद्र से होकर जाएगा। तो प्रतिच्छेदित करने का मतलब जहाँ पे दो रेखाएं ऐसे एक दूसरे को काटती हैं तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलती हैं। तो प्रतिच्छेदी का मतलब एक दूसरे को काटना। तो यहाँ पे देखो ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, सत्य लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे सत्य। ठीक है, अगला दिया है वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर स्थित होता है।
तो वृत्त का केंद्र देखो यहाँ होता है ना, हमेशा बीच में होता है। तो आपको दिख रहा होगा ये वृत्त के अभ्यंतर यानी अंदर की ओर है, तो ये भी सही लिखा गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे सत्य। तो देखो ये वाला पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ये जो प्रश्नावली 4.6 है ये भी यहाँ पे समाप्त होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।